How are you all? I hope so that you all are fit and fine with your family members. Last week I have given you one assignment, or you can say one activity, that you should have some creative work with your studies. How many of you have done? आपने क्या क्रिएटिव वर्क किया, ये मुझे बताइएगा ज़रूर थ्रू मैसेजेस, थ्रू कमेंट बॉक्स। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या क्रिएटिव किया। मैंने उसमें आपको क्रिएटिव वर्क भी बताया था कि आपको क्या करना चाहिए। तो क्रिएटिव वर्क में आपको चाहे अगर आपको पढ़ाई से में ही बहुत ज़्यादा शौक़ है तो कुछ नया पढ़ने को बताया था आपको, और आपसे ये भी कहा था कि गार्डनिंग आप कर सकते हैं, कोई नया पौधा लगाना, गार्डनिंग करना, या फिर किचन में कुछ चीज़ें बनाना। ये सब काम जो हैं ये आपके इसके अंतर्गत आते हैं कि आप जो है वो कुछ अच्छा बना सकें। ये सब मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो आप में से कितनों ने किया कि नहीं किया, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा भी मैं आपको एक और भी चीज़ बता सकती हूँ कि अगर आपका कमांड लैंग्वेज में है तो बहुत बढ़िया बात है। आज मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दे रही हूँ। अगर आपका कमांड लैंग्वेजेस में है, लैंग्वेजेस मींस हिंदी लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज, तब तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं है तो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से आप लैंग्वेज में अपना कमांड कर सकते हैं। कि आप डेली 5 वर्ड्स, डेली व्हाट यू हैव टू डू, डेली 5 वर्ड्स ऑफ हिंदी एंड 5 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश यू लर्न फ्रॉम द डिक्शनरीज। ओके, पहले तो हम लोगों के समय में केवल डिक्शनरी होती थी और हम लोग 5-5 वर्ड्स इंग्लिश के या हिंदी के रटा करते थे, उसको लिखा करते थे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो। लेकिन अभी तो बहुत अच्छा समय है। अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप इस जो गूगल डिक्शनरीज़ हैं उस पर जा कर के भी डेली 5 वर्ड्स इंग्लिश के और 5 वर्ड्स हिंदी के लिख सकते हैं। एक कॉपी मेंटेन कर सकते हैं, एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, और फिर केवल लिख के उन शब्दों को भूल नहीं जाना है, बल्कि उनको अपनी प्रैक्टिस में भी लाना है। उनको अपनी प्रैक्टिस में भी आपको लाना है। और जब आप लाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आपका जो कमांड है वो भाषा पे बहुत ज़्यादा बढ़िया होते जा रहा है। और मैंने आपको बहुत बार बेटा ये चीज़ बताई है कि हिंदी अगर आपके लिए जीवन में, भारत में रहने के लिए ज़रूरी है, तो इंग्लिश आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोनों लैंग्वेजेस में 5-5 वर्ड्स, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप 12th के बच्चे हैं तो आपके पास अपनी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा होगी। बट 5 वर्ड्स अगर आप रोज़ लिखते हैं तो ये आपके लिए आगे बहुत फ्रूटफुल होगा, ठीक है। नाउ कम टू योर चैप्टर। रिगार्डिंग चैप्टर्स, मैंने आपको अभी जो है वो तेजस्वी मन के संपादित अंश पूरा किया था, और इस तरह से आपका गद्य का पार्ट बोर्ड के लिए पूरा हो गया। केवल एक चैप्टर आपका बच्चा है, अशोक के फूल, और मैंने बताया कि वो एक टफ चैप्टर है। अगर उसे हम टीचर्स फेस टू फेस पढ़ाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी क्लिष्ट भाषा में लिखते हैं हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी, और उनका चैप्टर है वो। स्कूल में भी जो हम लोग उसको डेली प्रैक्टिस से पढ़ाते हैं तो अच्छा खासा टाइम लगता है, और थोड़ा सा हाई लेवल चैप्टर भी है वो, ठीक है। तो 3-4 बातें उस चैप्टर में हैं कि मैं अभी उसको नहीं ले रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं लूँगी, बस वेट करते हैं, लेट अस वेट फॉर नवंबर। अगर नवंबर में स्कूल नहीं खुलेंगे तो मैं बीच में, जब आपके ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, तो मैं उस चैप्टर को आपका ले लूँगी। सो डोंट वरी अबाउट द चैप्टर। नाउ कम रिगार्डिंग टू द कहानीज़। मैंने आपको बताया था कि कहानी लाटी आप पढ़िएगा, ठीक है। कहानी लाटी पढ़ेगा, क्योंकि मुझे पहले का याद था कि कहानी लाटी आपके चैप्टर की सेकंड लास्ट कहानी होती है, प्रीवियस याद था। लेकिन मैंने पढ़ाने से पहले एक बार सोचा कि आपका रिवाइज सिलेबस भी मैं देखती रहती हूँ, तो उस दिन ये बात मेरे दिमाग से स्किप कर गई थी, सॉरी फॉर दैट। मैं लाटी नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि लाटी कहानी जो शिवानी की लिखित है वो दोनों तरह की हिंदियों से रिड्यूस सिलेबस में काट दी गई है। ध्यान से सुनिए कि लाटी कहानी जो है वो सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी सारे बच्चों के लिए
अब रिवाइज सिलेबस में नहीं है। B1 B2 कॉमर्स आर्ट्स, मैंने उसका लेक्चर नहीं लिया था, बस आपसे ये कहा था कि आप कहानी पढ़ लीजिए, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है। अगर आपने पढ़ ली है तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। कभी भी भविष्य में आपसे अगर कोई पूछे कि क्या आपने कोई अच्छी कहानी पढ़ी है, तो आप बोल सकते हैं कि लाटी कहानी आपने पढ़ी है। और लेकिन हाँ, उसकी समीक्षात्मक विवेचना हम नहीं करेंगे, मतलब थ्रू वीडियोस, बिकॉज़ वो हमारे सिलेबस में अब नहीं है। और सिलेबस रिड्यूस होता 30% सिलेबस रिड्यूस होते हुए भी हिंदी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, इसलिए उस कहानी को हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है वो बहुत खुश भी हो गए होंगे कि अरे अच्छा हुआ हमने नहीं पढ़ी, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग। मैंने आपको बोला है कि स्टोरीज़ आपको पढ़नी चाहिए, हिंदी की एज वेल एज़ इंग्लिश की, जिससे कि आपका लैंग्वेज में अच्छा कमांड हो। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है वो भी एक बार चाहें तो कभी शाम को चाय वाय पीते समय उस कहानी को पढ़ सकते हैं। वो एक बहुत अच्छी कहानी है, स्त्री जीवन की क्या यथार्थता होती है, स्त्री जीवन कितना दुखों से भरा हुआ होता है। बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई देता है, जब हम किसी स्त्री से मिलते हैं, आप लोग किसी से मिलते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, तो सबको लगता है कि स्त्री का जीवन बहुत ही सीधा सरल है। लेकिन जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि स्त्रियां अपने आप में कितने तरह के संघर्ष करती हैं। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार की स्त्रियों के जीवन में किस प्रकार के संघर्ष आते हैं, और वो जीवन में कभी ईश्वर के द्वारा और कभी स्वयं भी कुछ ना बोलने पर मजबूर हो जाती हैं, वही सब का यथार्थ चित्रण इस कहानी में आपको बताया गया था। तो ये कहानी आपके कोर्स में नहीं है। और अब हम आते हैं, तो आपका हिंदी गद्य का पोर्शन पूरा हो गया। और एक चीज़ कहानी में और, कि कहानी जो सामान्य हिंदी वाले बच्चों की कहानी है, B1 B2 और कॉमर्स, उनका बोर्ड का पोर्शन कहानी के लिए भी पूरा हो गया है। ध्यान से सुनिए बेटा, कि जो B1 B2 और कॉमर्स के बच्चे हैं उनका बोर्ड का पोर्शन कहानी के लिए भी बेटा पूरा हो गया है। जो बच्चे आर्ट साइड के हैं उनकी एक कहानी बच रही है, कर्मनाशा की हार, वो मैं आपको बीच में कभी भी वीडियो जब आपका टर्न होगा तो भेज दूँगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब केवल आर्ट साइड की बोर्ड के लिए एक कहानी बची है, और वो कहानी है कर्मनाशा की हार। किसकी हार? कर्मनाशा की हार। वो कहानी बची हुई है आर्ट साइड के बच्चों के लिए। उस कहानी के बाद आपका भी कहानी का पोर्शन भी बोर्ड के लिए, नॉट ओनली फॉर हाफ ईयरली और प्री बोर्ड, बोर्ड के लिए भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वो केवल बची हुई है। ठीक है, तो इसलिए चूँकि फिर सामान्य हिंदी वालों के लिए कंटेंट नहीं होता, तो आज मैं फिर आपके पास संस्कृत चैप्टर के साथ आई हूँ। अभी हम लोग संस्कृत में सुभाषित रत्नानी तक पढ़ चुके हैं, और सुभाषित रत्नानी के बाद भी 2 चैप्टर्स संस्कृत में आपके ऐसे हैं जो कि रिड्यूस सिलेबस में भी नहीं कटे हैं, और वो सबके कोर्स में है। ध्यान से सुनिए, आप सिलेबस आपको मैंने भेजा था PDF, और कहा था कि आप कॉपी कर लीजिएगा। एक बार आप भी अपने सिलेबस से मिला लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो बेटा। पंडित महामना मालवीय जी जो हैं, उनके जीवन पर आधारित एक चैप्टर है महामना मालवीय, महामना मालवीय संस्कृत में, और एक है पंचशील सिद्धांत। कौन कौन से चैप्टर? महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांत। ये दोनों चैप्टर्स जो हैं, ये दोनों चैप्टर्स आपके संस्कृत में सारे बच्चों को पढ़ने हैं। ध्यान से सुनिए, पंडित मदन मोहन मालवीय पर आधारित चैप्टर महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांत, ये दोनों चैप्टर जो हैं ये सबको पढ़ने हैं। पंचशील सिद्धांता, ये दोनों चैप्टर सबको पढ़ने हैं, और इसलिए अब पहले मैं संस्कृत में यही दोनों चैप्टर आपके लूँगी। पहले मैं संस्कृत में यही दोनों चैप्टर आपके लूँगी, ताकि संस्कृत का पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो जाए इस अक्टूबर में। ठीक है, और फिर आपका केवल पोयम का पोर्शन बचेगा, जो मैं आपको पढ़ाते जाऊँगी। ध्यान से सुन लीजिए आप सारे बच्चे, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों ने शायद उनकी कॉपीज़ देख के लगा कि उन्होंने वीडियोस बाद में देखने शुरू किए। तो आपका प्रोज का पोर्शन बोर्ड के लिए पूरा हो गया है, केवल एक चैप्टर बाकी है। कहानी का पोर्शन आपका पूरा हो गया है। अब मैं संस्कृत के 2 चैप्टर लेके संस्कृत का चैप्टर भी कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि आपका खंड काव्य बचे। तो खंड काव्य आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका हमें केवल रिविज़न लेना है। तो हमारा कुल मिला के केवल एक पार्ट बचेगा, और वो है आपका पद्य का पोर्शन, और वो फिर हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ताकि बोर्ड के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम। समझ में आ गया? एक बात और,
मैंने लास्ट टाइम फ्राइडे को आपको कोई भी पीडीएफ नहीं भेजा था। उस पीडीएफ को ना भेजने का एक जान के रीज़न था, मैंने आपको वीडियो में कहा ज़रूर था कि मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ, लेकिन मैंने भेजा इसलिए नहीं कि कुछ बच्चे तो बहुत बढ़िया तरीके से कॉपीज़ बनाते भी हैं और रखते भी हैं, लेकिन कुछ बच्चों को बाद में पीडीएफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो या थोड़ी सी लिटिल बिट केयरलेसनेस हो, आप पीडीएफ जो है वो सेव नहीं कर पाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको भी और मुझे भी हो सकती है, क्योंकि फ़ोन की भी एक मेमोरी होती है और आपको भी मुझे बड़े बड़े वीडियोज़ ही बना के भेजने हैं, तो इसलिए मैंने आपको फ्राइडे को पीडीएफ नहीं भेजा था। लेकिन आज ट्यूसडे को मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, तो उसे आप कृपया नोट कर लीजिए। समझ में आ गया? उसे आप कृपया नोट कर लीजिए। तो देखिए, महामना मालवीय जो है वो मैं आपको शुरू करूंगी आज संस्कृत का चैप्टर। पंडित महामना मालवीय का जो चैप्टर है संस्कृत का, ये एक अच्छा चैप्टर है, सुंदर चैप्टर है, सरल चैप्टर है। इसलिए जैसे मैं आपको रूलर लगा लगा के पहले पढ़ा रही थी, संस्कृत का पोर्शन मैंने उसी तरह से पढ़ाया था, उस तरह नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर सरल हैं और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अपनी बुक खुद भी ओपन करें, इसलिए मैं आपको फेस टू फेस ही ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर महामना मालवीय। महामनस्विन मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। युवकः मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनान् मनांसि अमोहयत्। 4 लाइन आपको पढ़ाई फर्स्ट पैराग्राफ में, टोटल 6 लाइनें हैं। अभी मैं 4 लाइन्स पहले आपको बताऊंगी। फिर से फर्स्ट लाइन पढ़ रही हूँ। महामनस्विन मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। एक एक करके पहले अर्थ बताएंगे, जैसा कि हमेशा बताते हैं, उसके बाद आप देखेंगे। महामनस्वी, मदन मोहन मालवीय जी का जन्म, महामनस्विन मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग मतलब अब तो प्रयाग ही हो गया, इलाहाबाद के बारे में बताया जा रहा है। प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में अभवत हुआ था। समझ में आया सेंटेंस? क्या सेंटेंस कह रहे हैं हम ये सेंटेंस आपसे कह रहे हैं कि महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित अर्थात सम्मानित परिवार में हुआ था। प्रतिष्ठित अर्थात सम्मानित परिवार में हुआ था। सेकेंड लाइन देखिए। अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मानीय विद्वान आसी। क्या सेंटेंस है दूसरा? अस्य अर्थात इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय, इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य, संस्कृत के सम्मानीय विद्वान थे। आसीत मतलब थे। तो क्या होगा दूसरा सेंटेंस? दूसरा सेंटेंस होगा इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। समझ में आ गया? क्या हो गया कि संस्कृत के सम्मानित विद्वान जो इनके पिता थे। समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखिए फिर वो क्या कहते हैं कि अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। अयं मीन्स इन्होंने, अयं मीन्स इन्होंने, प्रयागे मीन्स प्रयाग में ही, प्रयागे एव मतलब ही, प्रयागे मीन्स प्रयाग में, इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशालायां, संस्कृत पाठशालायां मतलब संस्कृत पाठशाला, फिर राजकीय विद्यालय कॉमा राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च,
और वैसे एज इट इज़ ही आप नाम लिखेंगे। और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में, विद्यालय च तो विद्यालय में क्या होगा, इन्होंने प्रयाग के ही या प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला कॉमा राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षाम प्राप्य, शिक्षा प्राप्त कर, प्राप्य मतलब प्राप्त कर, अत्रैव मीन्स अत्र धन एव, अत्रैव मीन्स अत्र धन एव लिखेंगे आप। तो अत्र मतलब यहाँ और एव मतलब ही, तो मतलब यहीं। राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान, अध्यापन प्रारंभ किया, अध्यापनम आरब्धवान मतलब अध्यापन आरंभ किया, अर्थात शिक्षण का कार्य आरंभ किया। मैं आपको फिर से एक बार सेंटेंस पूरा बता रही हूँ कि इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला कॉमा राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन प्रारंभ किया या शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया। देखिए ये जो स्पेलिंग्स हैं आपकी, संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय, ये आप सेम एज इट इज़ लिखेंगे जैसे कि आपकी बुक में लिखी हुई है। जैसे आपकी बुक में लिखी है वैसे ही सेम स्पेलिंग आप जो है वो लिखेंगे। समझ में आ गया? वैसे ही सेम स्पेलिंग आप लिखेंगे। युवका मालवीय, थर्ड लाइन देखिए, थर्ड लाइन, युवका मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवक मालवीय ने, युवक मीन्स युवक, मालवीय मतलब मालवीय ने, स्वकीयेन, स्वकीयेन मतलब अपने, प्रभावपूर्ण भाषणेन, प्रभावपूर्ण मतलब प्रभुत्वशाली, जिसका प्रभाव सब पर पड़ जाए, ऐसे प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम लोगों का, जनानाम लोगों का, मनांसी मन, अमोहयत मोह लिया, लोगों का मन जो है वो मोह लिया। क्या बोल रहे हैं वो कि, फिर से सेंटेंस सुनिए कि युवा मालवीय ने या युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण, प्रभावपूर्ण के लिए आप एक शब्द और यूज़ कर सकते हैं, ओजस्वी। क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? ओजस्वी। ओजस्वी भाषण से लोगों का मन मोह लिया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण या ओजस्वी, दोनों में से एक वर्ड ही लिखेंगे, या तो प्रभावपूर्ण लिखेंगे या ओजस्वी, ओजस्वी भाषण से लोगों का मन मोह लिया। इज इट क्लियर? ओके, आगे देखिए। अतः अस्य सुहृद तम प्राडिक वाक् पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। तदनुसारम् अयं विधि परीक्षा मुत्तीर्य प्रयागस्थे उच्च न्यायालये प्राडिव कर्म कर्तुं भारत विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानांच सम्मान भाजनम अभवत। ठीक है, ये देखिए लास्ट की 3 लाइन देखिए, यहाँ तक आपको मैंने बता दिया। स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि मोहयत, यहाँ तक आपको पढ़ा दिया। अब इसके आगे देखिए। अतः अस्य सुहृदम, अतः, अतः मतलब इसलिए, या अतः, अस्य मतलब इनके, अतः उनके, सुहृद, सुहृद मतलब शुभ चिंतकों ने, सुहृद मतलब जो इनको दिल से अच्छा मानते थे, शुभ चिंतकों ने, तम इन्हें, प्राडिव वाक पदवीं, प्राडिव वाक मतलब होता है वकील, प्राडिव वाक मतलब वकील, प्राडिव वाक मतलब होता है वकील, पदवी मतलब पद से। ठीक है, पदवीम, पदवीम मतलब होता है पद को, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, देशस्य,
देश के श्रेष्ठतराम श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए कर्तुम किया प्रेरितवंत प्रेरित। क्या मतलब हुआ? पहले मतलब समझिए तब आप अर्थ समझेंगे। एक्चुअली ये बहुत अधिक प्रभावशाली भाषण देते थे, बहुत अधिक प्रभावशाली इनका व्यक्तित्व था और उससे भी ज़्यादा अच्छे ये वक्ता थे, ओजस्वी भाषण देते थे। तो इनके मित्रों ने इनको ये कहा कि तुम जो है वो देश की जो सर्वोच्च सेवा उस समय मानी जाती थी वकालत, कि तुम वकालत का कार्य प्रारंभ करो और एक श्रेष्ठ वकील बनो। उसी से संबंधित ये है, लेकिन यहाँ पर आपको कहानी नहीं लिखनी है, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। एक्चुअल में बात ये है कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको संस्कृत में केवल अनुवाद लिखना है। तो आप यहाँ पर केवल अनुवाद लिखेंगे और अनुवाद क्या होगा? अनुवाद ये होगा कि अतः उनके शुभचिंतकों ने इन्हें वकील अधिवक्ता की पदवी प्राप्त कर राष्ट्र की श्रेष्ठतम अर्थात उच्चतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि इसलिए इन्होंने, इनके मित्रों ने इन्हें, या इनके शुभचिंतक भी आप लिख सकते हैं, शुभचिंतकों ने इन्हें अधिवक्ता की या वकील की पदवी प्राप्त कर राष्ट्र की श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके।